2017 वसंत ऋतु में अरेसीबो ऑब्जर्वेटोरी ने रॉस 128 नामक तारे के आसपास से एक अजीब रेडियो सिग्नल प्राप्त किया। यह सिग्नल तुरंत ही गायब हो गया। उसी साल उस क्षेत्र में एक चट्टानी पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट की खोज हुई, शायद मात्र एक संयोग जो थोड़ा संदिग्ध लगने लगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि यह सिग्नल ऐसे गायब हुआ मानो किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो, सिर्फ इसे 150 साल बाद दोबारा चालू करने के लिए। उड़ान एक नई पृथ्वी की ओर। साल 2167। वही सिग्नल एक बार फिर उसी जगह से आ रहा है, रेड ड्वार्फ रॉस 128 के आसपास के क्षेत्र से। दुनिया के सभी टेलीस्कोप उस आकाश के टुकड़े पर केंद्रित हैं। लगभग तुरंत ही उस तारे के पास एक और चट्टानी एक्सोप्लैनेट की खोज होती है। पुष्टि हो जाती है कि सिग्नल वहीं से आ रहा है। विश्लेषण से प्राप्त डेटा आना शुरू हो चुका है। यह ग्रह आकार में थोड़ा मंगल से बड़ा है और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारी पृथ्वी की तुलना में आधी है। वातावरण लगभग पृथ्वी जैसा है। इसमें 25% ऑक्सीजन पाई गई है। यह एक विचलित कर देने वाला एहसास था। मानवता को अब साफ साफ समझ आ चुका था कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। इस ग्रह का नाम रखा गया एल्पिडा, जिसका अर्थ ग्रीक भाषा में होता है उम्मीद। यह अज्ञात नई दुनिया पृथ्वी से 11 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, लेकिन 22वीं सदी की मानवता तब तक थर्मोन्यूक्लियर रॉकेट इंजन का आविष्कार और परीक्षण कर चुकी थी। एक भव्य निर्माण परियोजना की शुरुआत हुई, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित L1 लैग्रांज बिंदु पर। इस मिशन को दुनिया के सभी देशों ने मिलकर फंड किया। 30 वर्षों के लंबे परिश्रम के बाद अंतरिक्ष के शिपयार्ड में 3 विशाल बेलनाकार अंतरिक्षयान चमकने लगे। प्रत्येक की लंबाई है 3300 मीटर, 10,800 फीट, यानी जैसे 4 बुर्ज खलीफा एक के ऊपर एक रख दिए गए हों। प्रत्येक का व्यास है 700 मीटर, लगभग 2300 फीट। इनका नाम रखा गया आकाश, व्योम और पुंज। ये अंतरिक्ष यान पूरी तरह स्वचालित हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र भी। हर एक यान के भीतर एक पूरा शहर बसा है। रिहायशी मॉड्यूल, प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं और यहां तक कि पार्क भी मौजूद हैं। साथ ही कुछ रहस्यमयी कमरे भी हैं जिन पर लिखा है नो एंट्री और जिन पर अजीब से चिन्ह लगे हैं। थर्मोन्यूक्लियर इंजन इन जहाजों को प्रकाश की गति के 7.33% तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, जिससे ये यान अपने गंतव्य तक 150 वर्षों में पहुंच सकते हैं। हर यान में 2000 लोग सवार हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ चुने गए हैं। अनुभवी पायलट और अंतरिक्ष यात्री, खगोलशास्त्री, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, तकनीशियन, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, शिक्षक और यहां तक कि संगीतकार व हास्य कलाकार भी, जो अपने परिवारों के साथ सवार हैं। यह लोग अंतरिक्षयान में लोगों की लाइफ को पृथ्वी जैसा बनाने का प्रयास करेंगे। 1 सितंबर 2197 यह वो दिन है जब मानव इतिहास की सबसे महान खोज यात्रा शुरू होती है। आकाश, व्योम और पुंज के न्यूक्लियर प्रोपल्शन इंजन की नीली चमकती रोशनी अंतरिक्ष के अंधकार को चीर रही है। जहाजों की गति तेज होती जा रही है, लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन तक पहुंच रही है। इस गति पर वस्तुएं और लोग सतह से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो। यह कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण बनाने का तरीका है। प्रकाश की गति के 7.33% तक पहुंचने के लिए इन जहाजों को लगातार 26 दिन तक गति बढ़ानी होती है। उड़ान का 35वां घंटा, यान मंगल की कक्षा पार कर चुका है। अब तक तय की गई दूरी है 7.9 करोड़ किलोमीटर, 4.9 करोड़ मील। डॉक्टर और मनोचिकित्सक लगातार हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं। उड़ान के तीसरे दिन की शुरुआत में यान एस्टेरॉयड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह पट्टी में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी से दूरी अब 14.9 करोड़ किलोमीटर,
लगभग 9.2 करोड़ मील है। इस मिशन के लिए सर्वोत्तम मार्ग पहले से ही गणना करके तय किया गया था, ताकि टक्कर की जरा सी भी संभावना न रहे। लेकिन इतनी तेज गति पर अगर एक रेत का कण भी टकरा जाए तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए हर यान को कई स्तर की सुरक्षा प्रणालियों से लैस किया गया है। सामने लगे मैग्नेटिक शील्ड्स आवेशित कणों और छोटे मलबे को दिशा से भटका देते हैं। वॉल लेजर्स क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों को तुरंत वाष्पित कर देते हैं। साथ ही स्काउट ड्रोन यान के चारों ओर गश्त करते रहते हैं और खतरे का समय रहते पता लगाते हैं। 5वें दिन यान बृहस्पति की कक्षा पार करते हैं। उस समय उनकी गति होती है लगभग 3500 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश की गति का थोड़ा सा ही 1% से ज्यादा। इतनी गति की कल्पना मानवता ने पहले कभी नहीं की थी। धीरे धीरे सब कुछ अपनी जगह पर आने लगता है। लोग अपनी शिक्षा और शोध गतिविधियां शुरू करते हैं। 11वें दिन यान नेपट्यून की कक्षा पार करते हैं, जो सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है। पोस्ट लॉन्च सिस्टम चेक पूरे हो जाते हैं। अलग अलग उम्र के लोगों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र शुरू होते हैं। सोशल सर्विसेज सक्रिय रूप से काम कर रही हैं ताकि यात्रियों का मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखा जा सके। अब जीवन धीरे धीरे अपनी नियमित दिनचर्या में ढलने लगा है। आज वह दिन है जब यान प्रकाश की गति के 7.33% की लक्षित रफ्तार तक पहुंचेगा, और इसी के साथ बहुत कुछ बदलने वाला है। हर कोई इस क्षण के लिए तैयार है। हर चीज की गहन जांच हो रही है। सभी संचार चैनल अपनी पूर्ण संचालन तैयारी की घोषणा कर चुके हैं। हर यात्री अपनी निर्धारित जगह पर पहुंच जाता है और खुद को दीवारों से कसकर बांध लेता है। मुख्य इंजन बंद कर दिए जाते हैं। अब यान जड़त्व की वजह से अपनी गति बनाए रखते हैं और यात्री भारहीनता का अनुभव करते हैं। इसके बाद रोटेशनल इंजन सक्रिय होते हैं, जो धीरे धीरे यान को उसके केंद्रीय अक्ष के चारों ओर घुमाते हैं। इस घूर्णन से उत्पन्न केंद्रीय बल के कारण कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है। जब घूर्णन की गति 1.6 चक्कर प्रति मिनट तक पहुंचती है तो पृथ्वी जैसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति महसूस होती है। लेकिन इस वजह से जो पहले दीवार थी वही अब फर्श और छत बन चुकी है, और आगे की यात्रा इसी नए ढांचे में तय होगी। अब कुछ अजनबी और अनजाने प्रभाव उभरने लगते हैं। तरल पदार्थ अजीब दिशाओं में बहते हैं और गिरती हुई वस्तुएं अपरिचित ढंग से हिलती हैं। अब जब रोटेशन स्थापित हो चुका है, तब रोटेशनल इंजन बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि अब यान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के नियम के अनुसार स्वतः घूमते रहेंगे। धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी और सामाजिक संरचना स्थिर होने लगती है। उनके मॉड्यूलर डिजाइन की वजह से रिहायशी कैप्सूल्स जल्दी से नए गुरुत्वाकर्षण के अनुसार फिर से व्यवस्थित हो जाते हैं। तकनीकी और सामुदायिक स्थानों को सेमी ऑटोनोमस तरीके से पुनर्गठित किया जाता है। स्कूल, अस्पताल और उत्पादन केंद्र फिर से अपने कामकाज में लग जाते हैं। जीवन यान के हर स्तर पर फल फूल रहा है। प्रत्येक स्तर एक बेलनाकार होता है जो पिछले स्तर के अंदर होता है। जैसे जैसे आप यान के केंद्रीय अक्ष की ओर बढ़ते हैं, कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण हर स्तर पर कमजोर होता जाता है। सबसे केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल नहीं होता। यहां वे शटल रखे जाते हैं जिनकी जरूरत यान के गंतव्य पर पहुंचने के बाद होती है। मध्यवर्ती स्तरों का उपयोग कम गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि सूक्ष्म जीव, पौधे, जानवर और यहां तक कि इंसान पर। लोग तरल, गैस और प्लाज्मा पर भी प्रयोग करते हैं। यान के बड़े हिस्सों को रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के रूप में भी चिन्हित किया गया है, जहां रोगी थेरेपी लेते हैं और चोट या सर्जरी के बाद स्वस्थ होते हैं। इन केंद्रों में आंशिक गुरुत्वाकर्षण का उपयोग किया जाता है ताकि शरीर पर दबाव कम हो सके। लॉन्च के 1 वर्ष बाद यान अब तक पृथ्वी से लगभग 693 अरब किलोमीटर या लगभग
7 प्रकाश वर्ष दूर पहुंच चुके हैं। कई स्तरों पर खेती स्थापित की जा चुकी है। सफलतापूर्वक एरोपोनिक्स तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। यह एक मिट्टी रहित, वायु आधारित पौधों की खेती की विधि है। हर यान में बीजों का बैंक मौजूद है, जिसमें विभिन्न उगाए गए पौधों के बीज रखे गए हैं। साथ ही एक अलग डीएनए बैंक भी है, जिसमें पौधों के डीएनए संग्रहित हैं, ताकि अगर बीज भंडार खत्म हो जाए तो उनका उपयोग किया जा सके। इसके अलावा कुछ पशु प्रजातियों के डीएनए बैंक भी संग्रहित हैं। यह कोई नहीं जानता कि एल्पिडा पर कौन कौन से पौधे और जीव जंतु होंगे, इसलिए भविष्य की कॉलोनी के विकास को सुनिश्चित करना जरूरी है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स महामारी विज्ञान की स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि बंद पर्यावरण में बैक्टीरिया तेजी से विकास कर सकते हैं और सबसे हानिरहित जीव भी घातक रूप से बदल सकते हैं। इसलिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स नई उत्परिवर्तित किस्मों से लड़ने के उपाय सक्रिय रूप से खोजते रहते हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि जल्द ही एक नया महत्वपूर्ण कदम आने वाला है। इस अभियान की तैयारी हो रही है पहले अंतरतारकीय बच्चे के जन्म के लिए। पहली गर्भधारण दर्ज होने के बाद जेनेसिस प्रोटोकॉल सक्रिय किया गया। क्रू को आदेश दिया गया कि वे यान की घूर्णन गति को धीरे धीरे कम करें, ताकि कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण भी कम हो। जब बच्चा पैदा होगा तब यह गुरुत्वाकर्षण एल्पिडा की गुरुत्वाकर्षण के समान होगा। यान के अंदर की प्रकाश व्यवस्था भी धीरे धीरे बदल रही है। अब दिन की रोशनी पृथ्वी जैसी नहीं रहेगी। नई पीढ़ियां उन परिस्थितियों में पली बढ़ी जाएंगी जो एल्पिडा जैसी हों, ताकि वे वहां आसानी से अडैप्ट हो सकें। उड़ान के पहले वर्ष के अंत तक खुशखबरी पूरे यानों में फैल गई। एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ। अब नई मानवता की आबादी 6001 हो गई है। लॉन्च के 10 साल बाद यान में जन्मी पहली पीढ़ी अब स्कूल की उम्र में पहुंच चुकी है। पहली अंतरतारकीय पीढ़ी अपनी व्यापक शिक्षा शुरू करती है। वे बच्चे जो इस यात्रा पर निकले थे अब वयस्क बन चुके हैं। जहाज के क्रू के युवा सहायक अब परिपक्व और अनुभवी विशेषज्ञ बन गए हैं। जो पहले परिपक्व थे वे अब बुजुर्गों में शामिल हो गए हैं। पहला महत्वपूर्ण क्रू परिवर्तन होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एस्ट्रा अब यान के लिए अनिवार्य बन चुकी है। यह बीमारियों का निदान करती है, एरोपोनिक खेती को मैनेज करती है, सोशल प्रॉब्लम्स को हल करती है और यान की स्थिति पर लगातार निगरानी रखती है। अस्त्रा द्वारा नियंत्रित मानव तुल्य रोबोट्स ने लोगों से दोस्ती कर ली है। कई लोग मानते हैं कि इनमें अपनी चेतना भी है। विशेषकर बच्चे इस बात के लिए बहुत विश्वास रखते हैं। इस अवधि के दौरान पहली मौत होती है। अभियान के सबसे वरिष्ठ सदस्य, एक प्रतिष्ठित न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, 94 वर्ष की आयु में इस दुनिया को छोड़ देते हैं। उनकी इच्छा के अनुसार उनका शरीर खुले अंतरिक्ष में बहने के लिए भेजा जाता है। यह एक नई परंपरा की शुरुआत होती है। शव के साथ एक कैप्सूल भी भेजा जाता है, जिसमें मृतक की तस्वीरें और यादगार वस्तुएं रखी होती हैं, जो खुले अंतरिक्ष में हमेशा बहती रहेगी। लॉन्च के 50 वर्ष बाद यान अब पृथ्वी से लगभग 3.6 प्रकाश वर्ष दूर है और एल्पिडा से लगभग 7.4 प्रकाश वर्ष। यान में अब तक 2 पीढ़ियां जन्म ले चुकी हैं, लेकिन ये पीढ़ियां मंजिल तक पहुंचने के लिए किस्मत में नहीं हैं। वे अपनी पूरी जिंदगी यानों पर बिताएंगे, न कभी पृथ्वी देख पाएंगे, न ही एल्पिडा। हालांकि अभी भी यान पर कई ऐसे लोग हैं जो पृथ्वी पर जन्मे थे। अब क्रू का मुख्य हिस्सा अंतरिक्ष में जन्मी पीढ़ी से बना है। जन्म दरों को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है ताकि आनुवंशिक विविधता बनी रहे और जनसंख्या का स्तर इस तरह से रखा जाए कि जीवन समर्थन प्रणाली सही ढंग से काम कर सके और लोगों की कमी न हो। यहां कुछ नियम बनाए गए हैं। हर परिवार में न्यूनतम 2 और अधिकतम 3 बच्चे हो सकते हैं। जोड़े गर्भधारण की योजना बनाने से पहले आनुवंशिक परामर्श से गुजरते हैं ताकि जीनोम कंपैटिबिलिटी का पता चले और संभावित जोखिमों से बचा जा सके। बच्चे समय के साथ
समान रूप से जन्मे, ताकि एक ही उम्र के बच्चों का समूह बहुत बड़ा न हो। इससे उम्र के वर्गों का संतुलित वितरण होता है और संसाधनों पर अधिक दबाव नहीं पड़ता। बच्चे प्राकृतिक रूप से जन्म लेते हैं, लेकिन यान में फ्रोजन स्पर्म और एग्स और आर्टिफिशियल वूम्ब तकनीक भी उपलब्ध है, जिन्हें अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर, यान अब पृथ्वी से 5.5 प्रकाश वर्ष और एल्पिडा से भी उतनी ही दूरी पर है। अभियान ने अपनी यात्रा का ठीक आधा हिस्सा पूरा कर लिया है। इस मुकाम पर यह स्पष्ट हो गया है कि जन्म नियंत्रण प्रोटोकॉल पूरी तरह से उचित था। प्रत्येक यान की जनसंख्या 500 लोगों की वृद्धि के साथ संतुलित है। अब हर यान में लगभग 1400 वयस्क, 500 बच्चे, 600 वृद्ध लोग हैं। हर 10 साल में लगभग आधे बच्चे वयस्क हो जाते हैं और 1/3 वयस्क वृद्ध हो जाते हैं। लगभग 33% लोग, जो 50 से 80 वर्ष के बीच हैं, हर 10 साल में गुजर जाते हैं। इस प्रकार पीढ़ीगत बदलाव स्वाभाविक रूप से होता है, बिना किसी असामान्यता के। अंतरिक्ष यात्रियों की औसत आयु इस समय लगभग 77.5 वर्ष है। कुछ यात्री और क्रू सदस्य जो पृथ्वी से रवाना हुए थे, अभी भी जीवित हैं। लॉन्च के 100 वर्ष बाद यान अब पृथ्वी से लगभग 7.3 प्रकाश वर्ष दूर है और एल्पिडा से लगभग 3.7 प्रकाश वर्ष। यह स्थिरता का युग है और हर यान पर विशिष्ट परंपराएं बन चुकी हैं। इंटरस्टेलर हिस्टोरियंस अब एक नया पेशा बन गए हैं, जो यान पर समाज के इतिहास को डॉक्यूमेंट करते हैं। पृथ्वी से 10.9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर नई मानवता का युग लगभग 149 वर्षों में अंतरिक्ष में जन्मी 5वीं और 6ठी पीढ़ियां इस दुनिया में आई हैं। वे अपने नए घर की ओर बढ़ते हुए आगमन की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। नई मानवता अब अपनी जड़ यानी पृथ्वी को भूलने लगी है। केवल वैज्ञानिक समुदाय के क्रू सदस्य ही पृथ्वी से आने वाले मध्यम संकेतों को नियमित रूप से प्राप्त करते हैं। विभिन्न गति से चल रहे वस्तुओं के लिए समय अलग तरह से गुजरता है। जितनी अधिक गति होती है, समय का अंतर उतना ही अधिक स्पष्ट हो जाता है, खासकर जब यह वर्षों तक चलता रहे। इसलिए यानों का समय पृथ्वी के समय से भिन्न होता है। यात्रा के 100 वर्षों के दौरान पृथ्वी पर रहने वालों की तुलना में अभियान के सदस्यों के लिए लगभग 3 महीने कम समय बीता है। इस समय के दौरान यान पर कई कहानियां और रहस्य जन्मे हैं। विशेष रूप से उन प्रतिबंधित क्षेत्रों के आसपास जहां प्रवेश वर्जित है। ऐसे क्षेत्रों में कभी-कभी ऐसे लोग आते हैं जो चेहरे छिपाए हुए वर्दी पहनते हैं। कुछ कहते हैं कि वहां एलियन हमले के लिए हथियारों का भंडारण है, तो कुछ का मानना है कि वहां धनी लोग और राजनीतिज्ञ क्रायोस्लीप में सोए हुए हैं, जिन्हें आगमन पर जगाया जाएगा। इस अवधि में कम गुरुत्वाकर्षण के कारण लोगों की शारीरिक रचना में बदलाव आया है, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों पर कम तनाव पड़ा है। औसत कद अब लगभग 220 सेंटीमीटर 7 फीट या उससे अधिक हो गया है। पोस्चर अधिक सीधी हो गई है। मांसपेशियों की मात्रा कम हुई है। लोग अब अधिक पतले दिखते हैं और उनका चलने का तरीका हल्का और अधिक प्रवाही हो गया है। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस ने जनसंख्या को नए ग्रह पर जीवन के लिए अधिकतम रूप से अनुकूलित कर दिया है। बड़ी आंख के स्लिट्स, बड़ी पुतलियाओं और थोड़े बड़े नेत्र उन्हें मंद प्रकाश में बेहतर दृष्टि प्रदान करते हैं। एक साइड इफेक्ट यह हुआ कि आंखों के आइरिसेस अब एमरल्ड ग्रीन या गोल्डन येलो रंग के हो गए हैं। नई मानवता अब अपने आगमन की तैयारी कर रही है। पोर्ट होल्स से एक छोटा लालिमा वाला बिंदु नंगी आंख से दिखने लगा है। यह दिन ब दिन करीब आ रहा है। एल्पिडा तक पहुंचने में 1 महीने से भी कम समय बचा है। अब यानों को लगातार 25 दिनों तक धीमा होना है, ठीक उसी तरह जैसे 150 साल पहले था। शिप के सभी लोग अपने असाइंड एरिया को चेक करते हैं, हर चीज को ठीक से सुरक्षित करते हैं।
फिर सभी लोग खुद को वॉल के अगेंस्ट कसकर बांध लेते हैं। रोटेशनल इंजन रिवर्स थ्रस्ट पर सक्रिय किए जाते हैं। रोटेशन धीरे धीरे रुकता है, भारहीनता लौट आती है। मैन्यूवरिंग थ्रस्टर जलाए जाते हैं, जो यान को इस तरह मोड़ते हैं कि उनकी स्टर्न यात्रा की दिशा की ओर हो। मुख्य इंजन ब्रेक की तरह काम करने के लिए सक्रिय होते हैं। फिर से कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण बनता है, लेकिन इस बार यह वृत्ताकार नहीं बल्कि क्षैतिज डेक पर होता है। फिर से दीवारें और फर्श अपनी जगह बदल लेते हैं। इसी बीच लालिमा वाला वह बिंदु बड़ा होता जा रहा है और एक सूर्य में परिवर्तित हो रहा है। फाइनल अराइवल का दिन आ गया है। खिड़कियों से एक नीला बिंदु दिखाई देने लगता है। डिस्प्ले पर इसका बड़ा किया हुआ चित्र दिखाया जा रहा है। अब जमीन, एक विशाल महासागर और बादल पहचाने जा सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर काला और बैंगनी रंगों का एक अजीब मिश्रण दिखाई देता है। यह क्या हो सकता है? आगमन से 1 घंटा पहले उस सिग्नल का स्रोत खोज लिया जाता है जिसने मानवता को इस यात्रा पर बुलाया था। यह एक ऑर्बिटल बीकन है जिसे किसी अज्ञात सत्ता द्वारा छोड़ा गया था। यान जियोसिंक्रोनस कक्षा में प्रवेश करते हैं और अपनी घुमाव गति शुरू करते हैं, जिससे फिर से फर्श और दीवारें अपनी जगह बदल जाती हैं। यान से प्रोब छोड़े जाते हैं जो ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में उतरते हैं और शुरुआती अन्वेषण करते हैं। पहली तस्वीरें और वीडियो आने लगते हैं। वायुमंडल में नियोन की असामान्य एकाग्रता के कारण सूरज की किरणें, आकाश और बादल नारंगी और गहरे लाल रंग की चमक के साथ झिलमिलाते हैं। टाइडल लॉकिंग की वजह से एल्पिडा हमेशा अपने तारे की एक ही दिशा की ओर रहता है, जिससे एक ध्रुव लगातार गर्म रहता है और दूसरा ठंडा। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट तापमान के इस फर्क को कम करता है। वायुमंडल की रचना पर सटीक डेटा आ रहा है। अच्छी खबर यह है कि यहां की हवा सांस लेने योग्य है। सतह का एक विस्तृत नक्शा भी बनाया जा रहा है। शटल के उतरने की जगह तय हो चुकी है। एक विशाल मैदान। प्रत्येक यान से एक शटल नीचे उतरता है और लैंड करता है। रोवर्स और चालक दल बाहर उतरते हैं। यह पहली बार है जब मानव किसी दूसरे तारे के सिस्टम के ग्रह की सतह पर कदम रख रहे हैं। एक शटल से एक कार्बन मोनोलिथ उतारा जाता है, जिस पर उन अभियान सदस्यों के नाम उकेरे हुए हैं जो इस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं रहे। एक क्षण के लिए मौन छा जाता है। शटल अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं और ग्रह का अन्वेषण शुरू करते हैं। यहां विशाल क्षेत्र घने और हरे भरे जंगलों से ढके हुए हैं, जिनमें 100 मीटर 330 फीट से भी ऊंचे विशाल पेड़ हैं। पत्तियां बेहद विविध और अजीब आकार की होती हैं, कुछ चौड़ी और बड़ी तो कुछ सर्पिल आकार की। लगभग सभी पत्तियां गहरे बैंगनी रंग की हैं। शाम के समय में यहां की स्थानीय वनस्पति बायोल्यूमिनेसेंस के जरिए अपना कृत्रिम प्रकाश उत्पन्न करती है। नीले रंग की मशरूम जैसी काई पेड़ों पर चमकती है। हरी स्लाइम पत्तियों से प्रकाश उत्सर्जित करती है। यहां तक कि पत्तियों की नसें भी हल्का नीला प्रकाश छोड़ती हैं। अगले अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि यह ग्रह केवल पौधों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का निवास स्थल है और यहां मानव जीवन संभव है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है। उस बीकन को किसने छोड़ा था और वह सिग्नल किसके लिए था? क्या यह कोई पुरानी सभ्यता थी? जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।